चलो गुड इवनिंग गाइज, कैन वी स्टार्ट। तो कल हमने रेवेन्यू पार्ट कंप्लीट करा था ना। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। तो यहां पे जस्ट दिया हुआ है कहां का गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे। ओके, स्टार्ट नहीं हुआ। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। तो हियर व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट विल बी इनकरिंग। पहले तो सिनारियो, ये सारे सोर्सेस कल हमने लिखे थे। रेवेन्यू सोर्सेज हो सकते हैं, कैपिटल सोर्सेज हो सकते हैं। रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन कंट्रोल करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कंट्रोल करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। राइट, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी या कस्टम, एक्साइज, वैट, सीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आएगा। डायरेक्ट टैक्स में फिलहाल तो सिर्फ डायरेक्ट इनकम टैक्स है। ओके, देन कैपिटल रिसिट में नॉन डेट रेवेन्यू, डेट रेवेन्यू। नॉन डेट रेवेन्यू मतलब क्या? यहां पे लोन नहीं ले रहे हम। ओके, तो इट कैन बी जो भी गवर्नमेंट के कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिनको हम कहते हैं, वहां से डिविडेंड आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, या रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस आ सकते हैं। डेट रेवेन्यू में गवर्नमेंट जो लोन ले रहा है, इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल, बॉन्ड से, ट्रेजरी बिल से, या एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन से, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, these are all will be loan funds, right? अब यहां पे एक्सपेंडिचर में मोटा मोटे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के क्या आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज है उनको ढेर सारी सैलरी, देन एन नंबर ऑफ अदर बेनिफिट्स एम्प्लॉयज के लिए, देन पेंशन, इतनी गवर्नमेंट पेंशन देता है, मतलब जितने भी रिटायर्ड पर्सन है उनको पेंशन जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन जाता है, ओल्ड एज पेंशन जाता है। राइट, तो ये सारे जो खर्चे हैं इसको हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। आगे रीड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर। मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के खर्चे होंगे। रोड मिनिस्ट्री, रोड सेक्टर में फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स खर्चा होगा। अभी आपने देखा रहेगा इतने सारे हाईवेज हो रहे हैं, राइट? कितना गवर्नमेंट खर्च करता है? लैक्स क्रोर्स में खर्च कर रहा है। ओके, देन से एग्रीकल्चरल या इरिगेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट खर्च कर रहा है। अभी रिसेंटली मैंने कल एड देखी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ फैमिली को गवर्नमेंट सोलर रूफ पैनल खुद फिट करके देगा फ्री में। राइट, तो ये गवर्नमेंट का खर्चा है। राइट, तो सोलार सेक्टर में ऐसे एन नंबर डिफरेंट सेक्टर्स गवर्नमेंट खर्चा करेगा। राइट, ऑल्सो वेरियस स्पॉन्सरशिप और से वी कैन से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स गवर्नमेंट के होते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सुना रहेगा आपने। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या है? अगर आप लोन लेते हो हाउसिंग के लिए तो कुछ तो 3 लाख 4 लाख तक गवर्नमेंट इंटरेस्ट आपको पे करेगा। ओके, तो सोचिए एक पर्सन को अगर इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर रहा है तो थ्रू आउट कंट्री कितने सारे लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, कितना बर्डन गवर्नमेंट पे आता होगा। राइट, अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना का वन ऑफ द बेनिफिशियरी मैं भी हूं। मुझे गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 1,55,000 इंटरेस्ट का पे करा था, शायद से बताया था क्या? एंड इसके लिए मैंने कुछ अलग से किया भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। मींस ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने जो हाउसिंग लोन लिया था तो एसबीआई से लिया था, उन्होंने फॉर्म फिलअप करके भेज दिया था। एंड जस्ट आई वाज कैजुअली वेरीफाइंग लोन अकाउंट, उसमें सडनली दिखा कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख से मेरी लोन लाइबिलिटी कम हुई है। तो आई वाज जस्ट चेकिंग कि इधर मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मैंने तो पे नहीं करा था उतना, इंस्टॉलमेंट से जा रहा था। तो एकदम से मैंने देखा कि 1.5 लाख क्यों कम हुआ है। तो व्हेन आई चेक आई रियलाइज कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख मिला है। वैसे एलिजिबल था 3 लाख के लिए, लेकिन क्या पता, मुझे कुछ पता ही नहीं था वो स्कीम के बारे में, एटलीस्ट 1.5 लाख तो मिला। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कुछ तो उसमें फॉर्म में एक मल्टीपल और 2 फॉर्म्स भरने थे, अगर वो भर देता तो और 1.5 लाख आने थे, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिला उसके लिए। लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्म था ये बैंक वालों ने फिलअप करके दिया था, तो 1.5 लाख का फायदा हुआ। तो सोचिए मुझे अगर 1.5 लाख मिल रहा है, मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट पे कर रहा है। राइट, मनरेगा सुना आपने? ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है। राइट, आप इसका फुल फॉर्म गूगल कर लेना। ओके, चलिए देख लेते हैं।
मैंने भी सुना था इसका, मुझे याद था वैसे। महात्मा गांधी, क्या आगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ये बेनिफिट है। मतलब यहाँ पे क्या है, विलेज प्लेसेस पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ये मनरेगा काम करता है। आगे दिस इज नेशनल और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। देन कहीं तो सुना था प्रधानमंत्री निराधार योजना, इसमें जो भी निराधार रहेंगे उनको गवर्नमेंट से डायरेक्टली पेंशन वगैरह मिलता है। तो ये सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर देयर जिसमें गवर्नमेंट ह्यूज एक्सपेंडिचर करता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल जहां पे गवर्नमेंट खर्च करता है। ओके सारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आएंगे सेक्टर वाइज, रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, कंपनी डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे सेक्टर एक्सपेंडिचर में आएंगे। ओके सो दीज आर जस्ट ब्रीफ expenditure according to categories. Okay, now we'll go through. In view of limited nature of resources, prudent and well designed public expenditure management is essential for any government to ensure level of aggregate public expenditure is consistent with sustainable macroeconomic framework. अब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है वो गवर्नमेंट के जो ओवरऑल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है उससे मैच करना चाहिए, राइट। सपोज गवर्नमेंट ने सोचा है कि अपनी इकोनॉमी में बिजनेस सेक्टर को डेवलप करना है एंड गवर्नमेंट खर्च कर रही है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे, बिजनेस क्लास के लिए कोई बेनिफिट ही नहीं दे रही, तो इन दैट केस जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं होगा। ओके एंड गवर्नमेंट इज इनकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर। ये सिंपल सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या कैन वी से बिजनेस सेक्टर को हेल्प होगा, डेफिनेटली। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो तो बिजनेस सेक्टर को बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ओके तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स में भी फ्री इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फॉर सम इयर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, सब्सिडीज मिलती है, ये गवर्नमेंट का खर्चा ही है विच विल बी मैचिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसके साथ उनके एक्सपेंडिचर भी उसी मैनर में अलाइंड होने चाहिए। ओके developing economies like India require enormous amount of public spending to initiate and accelerate economic growth and promote employment opportunities. तो enormous amount of expenditure, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे statistics दिया हुआ है कितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, आई गेस दिया हुआ है, नहीं लोन दिया हुआ है और की एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। लोन देखिए गवर्नमेंट ने कितना लिया है, ये पिछले साल का है, करंट ईयर का एस्टिमेटेड इतना है, पिछले साल का देखिए कितना ही है, 152,61,122 crores, 152,61,122 crores, मतलब इसके आगे और 7 zeros लगेंगे अभी। तो इतना ह्यूज अमाउंट गवर्नमेंट लोन लेता है। तो सोचिए एक्सपेंडिचर भी इसी लाइन में होंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर करने के लिए जो रेवेन्यू से शॉर्टफॉल हो रहा है उतना अमाउंट हम बोरो करेंगे, बराबर। तो एक्सपेंडिचर इससे भी ज्यादा होगा गवर्नमेंट का। सिंपल एक कोविड के टाइम एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, क्या था उसका नाम, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। पैकेज का अमाउंट देखा था आपने 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने एट वन शॉट खर्च किए थे इकोनॉमी में। ओके तो इसमें बहुत n नंबर ऑफ थिंग्स वेयर देयर। अभी राशन का जो फूड मिलता है तो आपको पता है राशन नॉमिनल अमाउंट या फ्री में मिलता रहेगा शायद से, राइट। तो राशन का जो ये फूड मिलता है, बहुत सारे फूड ग्रेन्स मिलते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट खर्चा करता है ना, फार्मर को तो पे करते हैं वो टोटल अमाउंट, बट वी आर गिविंग, मतलब गवर्नमेंट इज गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट और माइट बी एट वेरी नॉमिनल चार्जेस, राइट। तो गवर्नमेंट अगेन इज इनकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन इट। ओके तो जस्ट आई वांटेड टू शो द फिगर कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इनकर करती है। इफेक्टिव रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में फिलहाल के लिए फिस्कल मतलब क्या, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो फिस्कल डेफिसिट कैन आई से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में से अगर मैं रेवेन्यू लेस करूं एंड अगर नेगेटिव अमाउंट रह रहा है, सॉरी इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर लेस करूं नेगेटिव रह रहा है, तो कैन वी से इट विल बी अ फिस्कल डेफिसिट। से गवर्नमेंट ने टोटल रेवेन्यू अर्न करा है 10 लाख करोड़, जस्ट एज एन एग्जांपल,
एंड खर्चे 15 लाख करोड़, तो 5 लाख करोड़ विल बी द फिजिकल डेफिसिट। नीचे इसके ऊपर पैराग्राफ है, दैट टाइम विल रीड इन डिटेल। फिलहाल के लिए फिजिकल डेफिसिट सिंपली वी कैन कंसीडर एज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, राइट। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो एंड इनकम कम हो तो उसको डेफिसिट कहेंगे, बराबर। रिक्वायर्स एन इंजीनियस मिक्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट की बहुत सारे पॉलिसीज यहां पे डिसाइड करने होंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर affects allocation of resources among various uses and therefore great care should be taken to channelize the resources to socially desirable areas। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ये डिसाइड करेंगे कि रिसोर्सेज कहां पे डाइवर्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आती है तो उनका मोस्ट टाइम्स एजेंडा रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एन नंबर ऑफ मेटल्स आर रिक्वायर्ड, राइट। तो मेटल्स को या स्टील को, सीमेंट को, राइट। तो नॉर्मली ये याद रखना कि जब भी इसे बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आएगी तो जितने भी कंपनीज जो मेटल रिलेटेड, सीमेंट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे उनका डिमांड बढ़ेगा, बराबर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कैन वी से एक तरह से रिसोर्सेज सारे वहां पे डाइवर्ट हो रहे। जस्ट एज एन एग्जांपल आई कैन टेल यू, 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई तो मेटल इंडस्ट्री, जितने भी कंपनीज थे मेटल या स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ऑलमोस्ट 300% एक साल में ग्रोथ हुई, 300%। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रोड डेवलपमेंट के लिए इतना खर्च कर रही है तो उसके लिए स्टील मेटल वगैरह रखता है। आपने देखा रहेगा रोड के नीचे स्टील एंड रॉड्स के नेटवर्क रहते हैं, राइट। तो उतना डिमांड गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से उनका उतना सेल हो रहा है। अब उनका अगर सेल हो रहा है तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो एक तरह से वी कैन से एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर डाइवर्टिंग टुवर्ड दिस सेक्टर, राइट। ऑन द कॉन्ट्री, सपोज अगर कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आती है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड या इरिगेशन रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इरिगेशन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनका शेयर डेफिनेटली ग्रो करेगा। क्योंकि नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि कांग्रेस का एजेंडा रहता है मोस्टली फार्मर्स के इंटरेस्ट में, एंड बीजेपी का टू सम एक्सटेंट इंटरेस्ट होता है बिजनेस सेक्टर में, ओके। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पॉलिसी के बेसिस पे रिसोर्सेज कहां पे अलोकेट होने वाला है ये डिसाइड होगा, ओके। तो नाउ वी कैन से मेजर रिसोर्सेज आर गेटिंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स ऑल दिस मेटल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ओके। Public expenditure management is a process that allows government to be fiscally responsible. Public expenditure programs or projects should be designed and implemented to provide given level of outputs or achieve objectives minimum cost. ये paragraph इतना relevant नहीं है, just reading part है. The economic cost of unproductive public expenditure can be extensive and may have far-reaching effect, such as larger deficits, higher level of taxation, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करेगा दे हैव टू सी कि उससे गवर्नमेंट को या समथिंग इकोनॉमी को बेनिफिट हो रहा है, ओके। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है एंड वहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है तो ओवरऑल इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट होगा? यहां पे डेफिसिट ज्यादा होगा क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, वो रेवेन्यू जनरेशन में नहीं रिजल्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने सपोज 1000 करोड़ खर्च करे फॉर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओके, न्यू कंपनी स्टार्ट करे, तो बताइए अगर न्यू कंपनी स्टार्ट करे तो इससे जो रेवेन्यू आएगा ये किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को ही मिलेगा, राइट। तो क्या डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा? दैट टाइम सरप्लस होगा आगे जाके, क्योंकि कंपनी से इनकम होगा। लेकिन अगर ये पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया है टू गिव अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन या ओल्ड एज पेंशन या स्लम रीडेवलपमेंट, अब ये भी गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। अब स्लम रीडेवलपमेंट कहो, ओल्ड एज पेंशन कहो, इनको अगर गवर्नमेंट खर्च कर रहा है इनके लिए, वैसे जरूरी है, लेकिन क्या गवर्नमेंट को इनसे कोई रेवेन्यू मिलेगा? नहीं। तो इन दैट केस इट विल बी रिजल्टिंग इनटू डेफिसिट, ओके। तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट क्या है? डेफिसिट बढ़ेगा। अब ये रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट पैसे कहां से लाएगा? टैक्सेशन से लाएगा। सो टैक्स विल बी इंक्रीजिंग। इकोनॉमिक ग्रोथ लोअर होगी क्योंकि जब हम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में डाल रहे हैं तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। सिर्फ हमने अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन दिया तो उल्टा क्या होगा?
लोग अब सोचेंगे मैं काम करूं ना करूं, मुझे 500 रुपये तो मिल रहा है, तो वाई ऑल आई शुड बी वर्किंग, राइट? तो इकोनॉमी पे एडवर्स इंपैक्ट होगा। मैंने शायद से कहा भी था कि अपनी इकोनॉमी में फ्री में देना जो कल्चर है ये सबसे गलत है। जब तक ये चेंज नहीं होता तब तक अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं होगी, राइट? ये फ्री में देने का कल्चर सदियों से चला आ रहा है। ओके, मतलब ये राशन का, मतलब टू सम एक्सटेंट फॉर पुअर पीपल इट इज रिक्वायर्ड, लेकिन इससे क्या हो रहा है, लोगों की आदत हो रही है। ओके, पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू दिस। अब रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि बस फ्री है, देन इलेक्ट्रिसिटी 200 तक यूनिट्स तक आई गेस फ्री है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स दे, राइट? अब लोगों को आदत हो चुकी है इससे। अब मतलब आई गेस फीमेल को फ्री है, हाँ, पर मंथ 2000 रुपीज कुछ तो मिलता है, हाँ, तो ये फ्री में मिल रहा है। अब सोचिए कोई अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलग सा मिलता है, वुमन को फ्रीली 2000, ट्रैवलिंग खर्चा फ्री। अब मेरा भाई है बेलगाम से, वो कह रहा था कि अब क्या करें वहां पे, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स अब ऐसे ही घूमने जाते निकलते पड़ते, ठीक है, ट्रिप आए दिन नए नए ट्रिप निकाल रहे, क्यों? क्योंकि खर्च है ही नहीं, राइट? एंड मतलब जो मिड डे मील वगैरह वहां पे भी फ्री में खाना मिलता है। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लोगों की कम होती है, एंड दे आर रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट हमारे लिए खर्च करना चाहिए। ओके, अगर यही अब यूएसए में देखो इतना फ्री में कुछ नहीं होता। ओके, गवर्नमेंट यूएसए या जापान अगर हम कंसिडर करें तो जापान में एजुकेशन फ्री दिया जाता है, बाकी अननेसेसरी एज सच ये पेंशन वगैरह नहीं देते। व्हाई? बिकॉज एजुकेशन अगर, एंड दैट टू गुड क्वालिटी एजुकेशन, तो वो दिया जा रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में एजुकेशनल या लिटरेसी बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन अपनी गवर्नमेंट ये लॉन्ग टर्म नहीं सोचती, कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि लोगों की आदत हो चुकी है, उनको फ्री में चाहिए, ठीक है? तो वोट बैंक संभालने के लिए फ्री देना पड़ता है हमें। ओके, जिससे लोग डिपेंडेंट हो रहे, उनको काम करने की एज सच ज्यादा मेंटेलिटी नहीं है। अब आप सीए कर रहे हो, आपने देखा नहीं रहेगा, लेकिन विलेज प्लेसेस पे बहुत सारे यूथ्स इसी स्कीम पे डिपेंडेंट होते हैं कि हमें इतना पेंशन भी मिले, एंड बहुत सारे लोग का एकदम सेटिस्फाइड होता है कि मुझे 500 रुपए महीने का मिल रहा है ना, मेरा खाना निकल रहा है, मैं क्यों ज्यादा काम करूं। ओवरऑल जो कम्युनिटी है वो अनप्रोडक्टिव बनती है इसकी वजह से। एंड अब ये कर्नाटक में जो अनाउंस किया है, कोई भी गवर्नमेंट हो बोले, ये जो फ्री दिया जा रहा है, ये पैसे कहां से आएंगे? आइदर गवर्नमेंट लोन करेगी या जो पैसे कमा रहा है उससे टैक्स ज्यादा वसूल करेगी। मतलब जो प्रोडक्टिवली काम कर रहा है उसको आप डिमोटिवेट कर रहे हो उससे ज्यादा कलेक्ट करके, राइट? जो काम करके खुद के लिए या फैमिली के लिए काम कर रहा है, तो ही इज अर्निंग मोर मनी, उससे आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, मतलब उसको डिमोटिवेट कर रहे हो। एंड जो बैठ करके खा रहा है उनको बेनिफिट दे रहे हो, कैसे ग्रोथ होगी इकोनॉमी की? सो इसीलिए जो फ्री देने का जो कल्चर है ये पहले चेंज होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी देयर इन एनी कंट्री, बट गवर्नमेंट को क्या है, वोट बैंक संभालने के लिए देना पड़ता है। ओके, क्योंकि पहले से चला रहा है। अब अगर गवर्नमेंट ने राशन का ये जो फूड्स ग्रेन्स है बंद करे, या से फ्री इलेक्ट्रिसिटी बंद करा, या ट्रैवलिंग बंद करा, तो अपोजिशन वाले दंगा करेंगे, हम जब थे तो हमने ये लोगों को फ्री दिया था, आपने बंद करवाया, आप लोग कॉमन लोगों के साथ नहीं हो, तो उनको वोट बैंक संभालने के लिए देना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन टू जनरेशन लोग ऐसे ही रहते हैं। ओके, आप उस एक नेट या व्हाट वी कैन से एम्बिट से बाहर आकर के कुछ तो खुद के लिए कर रहे हो, यू आर लर्निंग फॉर द बेस्ट से प्रोफेशनल कोर्स, राइट? लेकिन सोचिए बहुत सारे लोग जो बीकॉम भी नहीं करते, उनके लिए ये सारे स्कीम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, एंड उसकी वजह से उनका मोटिवेशन भी नहीं होता ये एडिशनल कुछ करने का। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी ऐसे स्कीम्स की वजह से, अनप्रोडक्टिव खर्चे की वजह से। फ्यूअर रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर यूज एल्सवेयर, तो जो रिसोर्सेस हम प्रोडक्टिव यहां पे यूज कर सकते थे, अब अनप्रोडक्टिव यहां पे यूज हो रहे हैं, तो रिसोर्सेस अनअवेलेबल होंगे। ग्रेटर डेट बर्डन इन फ्यूचर, तो गवर्नमेंट का जो लोन क्रिएट हो रहा है वो आगे जाके गवर्नमेंट को ही, गवर्नमेंट मतलब इनडायरेक्टली हम लोगों को ही बेयर करना है, राइट? जस्ट एज एन एग्जांपल, मैंने शायद से बताया था एनआरएचएम गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसमें अब ये सीपीआर एनआरएचएम में आता है, तो मैंने ऑडिट करा था इसलिए मुझे पता है। तो ये जो सीपीआर है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसमें क्या है गवर्नमेंट की स्कीम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हॉस्पिटल होगा, उसके तहत हर एक तालुका प्लेस में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होंगे, एंड विलेज प्लेसेस पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये गवर्नमेंट सेटअप करेगा। एंड
यहां पे मैक्सिमम मेडिकेशन फ्री दिया जाएगा, फ्री एम्बुलेंस, फ्री मेडिकेशन। ये पीएचसी वगैरह में तो बहुत सारा बेनिफिट्स मतलब फ्री दिया जाता है। उनको मतलब लोगों को हॉस्पिटल लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक और क्या कहते हैं उसको, आशा सेविका सुना रहेगा आपने, उसका फुल फॉर्म भी है कुछ तो, अब याद नहीं मुझे, लेकिन जब मैं ऑडिट करता था ये सारे आशा सेविका वगैरह होता है, तो गवर्नमेंट ने एक टीम फ्रेम करी है आशा करके, तो उनको काम दिया जाता है कि आप लोगों को मोटिवेट करो, आप मेडिकल या हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लो। यहां तक कि विलेज प्लेसेस में इफ वुमन इज प्रेग्नेंट, तो फॉर डिलीवरी शी हैज टू कम टू हॉस्पिटल, ये लोगों को बताना पड़ता है कि आप हॉस्पिटल में डिलीवरी करो। एंड द हाइट इज कि अगर कोई से डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है तो गवर्नमेंट एडिशनल पैसे देता है, खर्च तो दूर की बात है, गवर्नमेंट एडिशनल पैसे देता है। दिस इज स्कीम विच हैज सीन। ओके, अब वो बात अलग है कि आधे से ज्यादा करप्शन होता है अपने कंट्री में। ओके, लेकिन इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? जब पहले लगता था कि ये टैक्स से आता है, लेकिन बाद में पता चला कि इसके लिए आधा पैसा सम टैक्सेस से आता है ना, आधा पैसा गवर्नमेंट लोन कर रहा है। ओके, एंड देन व्हेन आई वाज डूइंग ऑडिट, सपोजिंग ये डिस्ट्रिक्ट के लिए गवर्नमेंट से मंथली से 20 लाख रुपीज ग्रांट्स आ रहे। ओके, अब सोचिए एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 20 लाख आ रहे, तो पूरे देश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो कितना खर्च होता होगा। उसमें से ऑलमोस्ट 18 लाख से बीच वाले लोग खा जाते हैं, 2 लाख जाता है लोगों, गरीब लोगों डेवलपमेंटल के लिए। एंड ये बर्डन 18 लाख जो स्पेसिफिक लोगों के पास जा रहा है, ये बर्डन कौन बेयर कर रहा है? आप लोग, हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट आइदर लोन कर रहा है या टैक्सेस से कलेक्ट कर रहा है, इसका बर्डन अल्टीमेटली आगे जाके लोगों पे ही पड़ने वाला है, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री कि ये सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज गवर्नमेंट इनिशिएट तो करता है, लेकिन उसका जो पर्पज है वो रिच नहीं होता। ओके, वैसे ये स्कीम बहुत जबरदस्त है, अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट करा जाए तो। रिसेंटली 2020 में हमने देखा था, 2020 ईयर कोविड के टाइम अपने यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी थी कितने कम थी, लेकिन अगर ये पूरा पैसा अगर मेडिकल डेवलपमेंट के लिए यूज होता तो वी वुड नॉट हैव फेस दैट मच प्रॉब्लम। आपको पता है या नहीं पता नहीं, बहुत सारे लोगों को बाहर रोड पे बेड लगा करके ट्रीटमेंट लेना पड़ा था क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी। ओके, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये अनप्रोडक्टिव एलिमेंट्स पे खर्चा जो हो रहा है, उसकी वजह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे खर्चा नहीं होगा। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या क्या इफेक्ट्स होंगे? डेफिसिट बढ़ेगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, देन इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोवर होगा, रिसोर्सेस कम होंगे, एंड बर्डन ज्यादा होगा डेट का, लोन ज्यादा लेना होगा गवर्नमेंट को। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज अ नोडल डिपार्टमेंट। नोडल मतलब गवर्नमेंट ने हर एक डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट कहा है, एक सेपरेट वी कैन से विंग और सेपरेट डिपार्टमेंट जो खर्चे करेंगे। ओके, फॉर ओवरसीइंग पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैटर्स कनेक्टेड विद द स्टेट फाइनेंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये कौन से पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन से एक्टिविटीज है? implementation of recommendation of finance commission and central pay commission। central pay commission मतलब सैलरी कितना देना है सारे एम्प्लॉयज क्लास को एक्सेट्रा, ये डिसाइड होता है। मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, गवर्नमेंट के भी ऑडिट्स होते हैं। ओके, तो उस पर मॉनिटर करना। प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स, assist in central ministry or departments, controlling the cost and price of public services, reviewing system and procedures to optimize output and outcome of public expenditure। just reading part है, इतना important नहीं है ये paragraph। okay, so requirement of funds for all categories of expenditure including various programs and schemes along with receipts of department are discussed during pre-budget meetings which will be chaired by, मतलब chairman कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो सिंपली एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मीटिंग बुला करके सारे डिपार्टमेंट्स के एक्सपेंडिचर का बजट लेगा एंड उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ओके, तो एक्सपेंडिचर एनी इशू? एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स आर प्रोविजनली फाइनलाइज्ड एंड कम्युनिकेटेड टू डिपार्टमेंट्स। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बजट के पहले हर एक मिनिस्ट्री से ग्रांट्स के लिए एक्सपेंडिचर का कोटेशन लिया जाता है एंड देन उनको जस्टिफाई करने के लिए कहेंगे एंड देन पार्लियामेंट में वो फाइनलाइज होगा। आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, वन एक्सप्लेमेंटरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ बजट
document is expenditure profile, earlier known as expenditure budget, which consists of relevant data across all ministries of departments to outline profile of general finance performance of government of India. ये MCQ के लिए आ सकता है. एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स मतलब बजट में बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट कौन सा है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल. पहले उसको क्या कहते हैं उससे संबंध नहीं है, आज के डेट में क्या कहते हैं उससे रिलेवेंस है. तो एक्सपेंडिचर बजट का इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आज के डेट में ये एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट जिसमें खर्चे के बारे में लिखा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल. इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए आ सकता है. ओके, इसमें क्या होगा, all data across all departments relating to financial performance of government of India and expenditure. तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये पूरा हाईलाइट करो. So this will give aggregate of expenditure and certain other items across demand. So total expenditure through budget, current and capital of various ministries and department is composed of central expenditure and transfers. So in expenditure budget, government's expenditure is classified into 6 broad categories as below. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. सेंटर एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर. तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वेरियस पेंशंस एक्सेट्रा. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, उनके लिए कोई खर्चा जो हो रहा है, सब कुछ इसमें आएगा. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, तो ये सेक्टर वाइज, एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक्सेट्रा. एंड अदर एक्सपेंडिचर ऑन सीपीएससी मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. सिंपल वर्ड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज. सीपीएससी मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज. उनके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह ह्यूज एक्सपेंडिचर होगा. हैव यू रिटन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? इसका सिंपल मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज. तो सेंटर एक्सपेंडिचर में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेक्टर वाइज वेरियस सेक्टर्स के लिए स्कीम्स, एंड देन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज या ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए, इंडिपेंडेंट बॉडीज के लिए जो खर्चा गवर्नमेंट करेगा. ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड अदर ट्रांसफर्स. अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, और कौन सा हमने कहा था, निराधार योजना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, इतने स्कीम्स होते हैं पता भी नहीं होता हमें. एंड बहुत सारे स्कीम्स में बेनिफिट भी मिलता है. लेकिन पता ना होने की वजह से हम बेनिफिट लेते नहीं है, पॉलिटिशियंस उसका बेनिफिट ले लेते हैं. मतलब रिसेंटली मुझे पता चला कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज करा है तो गवर्नमेंट से कुछ तो पैसे मिलते हैं. कितना याद नहीं, कुछ 50,000 या 1 लाख कहा था जिसने मुझे गवर्नमेंट के ये स्कीम के बारे में बताया था. अब मैंने इंटरकास्ट करा था, उस टाइम पता नहीं था, तो उसने पर्सन ने मुझे कहा था कि आप ये एप्लीकेशन डालोगे तो मिलेगा. अब उसके लिए टाइम नहीं, वो बात अलग है, लेकिन कहाँ पे क्या बेनिफिट है मतलब वो पता नहीं. लेकिन मुझे किसी ने पर्सन ने बताया था रिसेंटली कि इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करते हो तो गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं आपको, एंड दैट टू 50,000 1 लाख के आसपास मिलता है. तो आगे जाके अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो याद रखना. तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सेइंग कि आप इंटरकास्ट करो, लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम होती है. फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसफर टू स्टेट. याद है फाइनेंस कमीशन हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करा था. फाइनेंस कमीशन इज अ कमीशन, बेसिकली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस से रेवेन्यू आ रहा है उसमें से पार्ट शेयर किया जाएगा स्टेट्स को, राइट. तो ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड अदर ट्रांसफर टू स्टेट्स. तो अपार्ट फ्रॉम दिस टैक्सेस से रेवेन्यू अगर अदर कोई ट्रांसफर करना हो तो वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में ही इंक्लूड होंगे. ओके,
So establishment expenditure includes establishment related expenditure of ministries, departments, subordinate offices, etc. Sector schemes includes schemes which are entirely funded and implemented by central agencies under the union government and ministry of departments, etc. अब थोड़ी देर के लिए पब्लिक डेट मैनेजमेंट पेंडिंग रखते हैं. नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स दिया हुआ है, वो पहले रीड कर लेते हैं. ये अगेन ये डेट मैनेजमेंट रीडिंग पार्ट है. तो ये पार्ट इसके ऊपर एग्जाम में मोस्टली एमसीक्यू आएगा और वी कैन से गारंटीड 100% इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में. मिनिमम एक आएगा, मुझे लगता है एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. ओके, टाइप्स ऑफ बजट. फर्स्ट, बैलेंस्ड बजट. अब हम बैलेंस बजट कब कहेंगे? जब गवर्नमेंट ने सपोज 100 रुपए रेवेन्यू कलेक्ट किया है एंड 100 रुपए खर्चा किया है. ओके, तो बैलेंस बजट के लिए सिंपली ये याद रखें, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. इट इज अ बैलेंस बजट. तो बैलेंस बजट इज अ बजट इन विच रेवेन्यूज आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर. और आपके रेड पेन से यहां पे जस्ट हाईलाइट कर सकते हो, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. तो रिवीजन के टाइम ये पूरा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखना है बैलेंस बजट कब होगा? गवर्नमेंट का इनकम एंड गवर्नमेंट का खर्चा सेम होगा. अब अनबैलेंस्ड बजट कब होगा? जब सेम नहीं होगा. अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, रेवेन्यू ज्यादा हो तो सरप्लस बजट, खर्चे ज्यादा हो तो डेफिसिट बजट. ओके, सरप्लस बजट. सरप्लस बजट सिंपली रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर. Revenue is greater than expenditure. And deficit budget, expenditure is greater than revenue. अब बताइए मुझे कौन सा बजट अच्छा होगा? सरप्लस बजट अच्छा होगा या डेफिसिट बजट अच्छा होगा? रॉन्ग. डेवलपमेंट के लिए डेफिसिट बजट अच्छा होगा, क्योंकि सरप्लस बजट मतलब क्या? गवर्नमेंट टैक्स वेरियस सोर्सेस से सपोज 100 रुपए कलेक्ट कर रहा है एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए 80 रुपए खर्च कर रहा है सर. मतलब ग्रोथ तो ज्यादा नहीं हो रही है इकोनॉमी. अब ब्रॉडर व्यू से सोचिए, ये जब हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, वहां पे थोड़ा ये पॉइंट क्लियर होगा. तो किस तरह से सरप्लस बजट डेफिसिट बजट का इंपैक्ट होता है ये समझेंगे. लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखिए, इकोनॉमी में जो पैसा का सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेट हो रही होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे फीस पे किया. ओके, मैं क्या करूंगा? मैं कोई दूसरे गुड्स एंड सर्विस परचेस करूंगा तो किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा, वो क्या करेगा? अगेन खर्च करेगा. सपोज आपका बिजनेस है तो आपसे परचेस कर रहा है, ये पैसा फ्लो होते रहता है. ओके, जब भी गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है? सर्कुलर, इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो. ठीक है, इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेशन में ही होता है. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जाएगा, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, ये फ्लो होता रहेगा, क्योंकि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम, दूसरे का एक्सपेंडिचर तीसरे का इनकम. ओके, अब गवर्नमेंट ने इनसे अगर टैक्स कलेक्ट किया है तो कहना है सर्कुलर फ्लो से पैसा एब्सॉर्ब हो रहा है, इसको हम कहते हैं लीकेज. सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जा रहा है तो इसको टेक्निकली लीकेज ही कहा जाता है इकोनॉमी में. ओके, तो जब भी गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स में पैसा वसूल कर रहा है तो क्या होता है? सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जा रहा है अभी. ओके, तो ग्रोथ के लिए वो इंपैक्ट करेगा. सर्कुलर फ्लो मतलब सोचिए, आपने मुझे फीस पे करा, मेरा इनकम बढ़ा, राइट? अब मेरा इनकम बढ़ा, मैं क्या करूंगा? खर्च करूंगा. मैंने किसी दूसरे पर्सन से खर्च करा, उसका इनकम बढ़ा, तो वो किसी तीसरे पर्सन से खर्च करेगा, बराबर, तो उसका इनकम बढ़ेगा. तो इनडायरेक्टली एवरी पर्सन विल बी बेनिफिटिंग. ये सर्कुलर फ्लो. सपोज आपने मुझे फीस पे किया 10 लाख रुपए, मेरा इनकम बढ़ा. ठीक है, सपोज गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं था तो मैं क्या करूंगा? सपोज कोई टैक्स नहीं था तो मैं 10 लाख खर्च करूंगा किसी दूसरे पर्सन से, गुड्स परचेस करूंगा, से कार परचेस करूंगा, तो अगेन मेरे से पैसा अगेन इकोनॉमी में जा रहा है, वो अगेन पैसा इकोनॉमी में लाएगा, बराबर. अब सोचिए 10 लाख में से गवर्नमेंट ने मेरे से 4 लाख रुपए टैक्स ही कलेक्ट कर लिया. अब सर्कुलर फ्लो में पैसा कितना जाएगा? सिर्फ 6 लाख पैसा जाएगा, राइट? तो जो सर्कुलर फ्लो में मनी है उससे गवर्नमेंट अगर एब्सॉर्ब कर रहा है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है. ये पैसा क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है. ओके,
अब क्या होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, एक्सपेंडिचर फॉर्म में अगेन इकोनॉमी में इंसर्ट करता है। गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहा है मतलब पैसा किसको जा रहा है? क्या गवर्नमेंट खुद से रोड डेवलप करेगा? नहीं, जो रोड डेवलप कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो पैसा किसको गया? कॉन्ट्रैक्टर को गया। अब वो क्या करेगा, सपोज पहले उसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन अब उसको बड़ा टेंडर मिला है, 500 करोड़ का टेंडर मिला है, तो अब 100 लोगों को एम्प्लॉय करेगा, राइट। अब अगेन पैसा जा रहा है एम्प्लॉय के पास, राइट। अब वो खर्च करेंगे, मतलब गवर्नमेंट एब्सॉर्ब करता है, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अगेन इकोनॉमी में इंफ्यूज करता है। इसको कहते हैं हम इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। ये चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हम, ओके। अब सोचिए, गवर्नमेंट ने सिर्फ टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट करे, मतलब फ्लो से लीकेज ज्यादा हो रहा है, लेकिन खर्चे किए नहीं, तो एक्सपेंडिचर नहीं किया, इंजेक्शन कम हो रहा है, तो सर्कुलर फ्लो में क्या होगा, पैसा कम होगा, तो इफेक्टिवली फ्यूचर में उसका इंपैक्ट मल्टीपल टाइम्स होते जाता है, ओके। उसको हम कंसेप्ट को मल्टीप्लायर करके कहते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ने वाले। लेकिन अगर गवर्नमेंट का सरप्लस बजट है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों से टैक्स ज्यादा वसूल कर रहा है एंड खर्च कम कर रहा है, तो इसका इंपैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंटल पे एडवर्सली होगा, ओके। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रहा है, भले वो बोरो करके क्यों ना हो, अगर खर्चा ज्यादा कर रहा है तो पैसा किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का लोगों को मिल रहा है, एंड टैक्स कम कलेक्ट कर रहा है, तो डेवलपमेंट किसका हो रहा है, इकोनॉमी की हो रही है, लोगों की हो रही है, ओके। सो इसीलिए नॉर्मली अगर डेफिसिट बजट हो तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी, ओके। यहां पे देखिए, मोस्ट कंट्रीज फॉलो डेफिसिट बजटिंग, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। इन मॉडर्न इकोनॉमीज मोस्ट कंट्रीज फॉलो डेफिसिट बजटिंग, मतलब गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे ज्यादा खर्च कर रहा है, लोगों से टैक्सेस के फॉर्म में कम कलेक्ट कर रहा है। हो सकता है अब जो डेफिसिट रहेगा वो उसके लिए क्या करेंगे, बोरोइंग करेंगे, लेकिन डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए ज्यादा खर्च करेंगे, ओके। देन कैपिटल रिसिट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कैपिटल रिसिट आर दोज रिसिट्स दैट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, रिकवरीज ऑफ लोन, अर्निंग्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, डेट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है वो कम करना, एलआईसी के शेयर्स गवर्नमेंट ने आईपीओ से लोगों को सेल करा, राइट, तो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत सारे, एयर इंडिया में भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था, वो टाटा को सेल करा, एग्जांपल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ओके। तो यहां से गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, ये कैपिटल रिसिट के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। रेवेन्यू रिसिट्स, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस ऑल्सो वी हैव सीन, जो गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर इनकर हो रहे जिसकी वजह से कोई कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हो रही, ओके। रीड करो ये पैराग्राफ एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों हमने डिस्कस किया हुआ है वैसे। अदर देन एसेट क्रिएट हो रही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, डे टू डे सर्वाइवल के लिए खर्च कर रहा है गवर्नमेंट। Have you read? तो रिमेंबर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस फाइनेंशियल एसेट क्रिएट नहीं होती, कैपिटल एक्सपेंडिचर सम फाइनेंशियल एसेट्स आर क्रिएटेड। रोड डेवलपमेंट रेवेन्यू है या कैपिटल है? कैपिटल है, रोड्स गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, ओके। देन बजटरी डेफिसिट और ओवरऑल डेफिसिट, तो यहां पे सेम, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, तो यहां पे टोटल रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू एज वेल एज योर कैपिटल रेवेन्यू, ओके।
सो टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर ज्यादा है. तो डिफरेंस बिटवीन ऑल रेवेन्यू सॉरी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल. अब इसमें से सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है. यहां पे तो हमने टोटल कंसिडर करा था, मतलब रेवेन्यू इनकम कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर. इसमें अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आपका ओवरऑल डेफिसिट आएगा. अब रेवेन्यू डेफिसिट सिंपली यहां पे दिया हुआ है, ये सब रीड कर सकते हो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो हो सकता है टैक्स से या नॉन टैक्स से. 100 रुपए गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है एंड रेवेन्यू खर्चे 120 रुपए हो रहा है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा 20 का. ओके. फिस्कल डेफिसिट, when government's non-borrowed receipts fall short of its entire expenditure, it has to borrow money from public to meet shortfall. The excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing during fiscal year is called as fiscal deficit. ये पूरा highlight करो. Excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing. ठीक है. अब receipts में क्या होता है? receipts में आपका revenue receipts plus capital receipts. अब capital receipt में आई एम कंसिडरिंग नॉन डेट रिसीट्स, मतलब इंटरेस्ट से पैसा एक्सेट्रा, प्लस बोरोइंग्स, गवर्नमेंट के बोरोइंग्स, राइट, एंड टोटल एक्सपेंडिचर. से टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो 200 रुपए. ओके. गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रिसीट्स, वो टैक्स से हो सकता है नॉन टैक्स से हो सकता है, से 100 रुपीज अर्न करा है. एंड गवर्नमेंट के जो कंपनीज है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, उनसे उनको से 30 रुपीज का इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है. तो ये टोटल कितना हुआ 130. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना करना था गवर्नमेंट को 200, उसमें से ये रिसीट कितना है 130. तो 70 रुपीज का फिस्कल डेफिसिट है एंड दिस मच अमाउंट विल बी प्रोक्योर्ड बाय बोरोइंग. तो नॉन डेट रिसीट छोड़ करके ये हमें जो कंसिडर करना है, ये कंपेयर करना है टोटल एक्सपेंडिचर के साथ. ओके. सिंपल वर्ड्स में फिस्कल डेफिसिट कहना है देन बोरोइंग, राइट. मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबाउट दिस रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट रिसीट्स, तो ये जो शॉर्टफॉल रह रहा है वो मुझे बोरो करना होगा. दैट विल बी कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट. ओके. तो यहां पे देखिए एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. तो टोटल रिसीट्स मतलब ये दो, बोरोइंग छोड़कर, it is called as fiscal deficit. Okay. In other words, fiscal deficit is the difference between government's total expenditure and its total receipts excluding borrowing. It often presented as a percentage of GDP. तो गवर्नमेंट हमेशा कितना बोरो कर रहा है जीडीपी का कंपैरिजन में दिखाता है, एंड गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जीडीपी के कंपैरिजन में बोरोइंग कम से कम रखा जाए, राइट. अब टोटल रिसीट्स में क्या आएगा, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, that is excluding borrowing, that is non debt creating capital receipts. तो एक काम कर सकते हो, यहां पे अगर जगह हो तो ये पहले लिख लीजिए, और we can show like this: fiscal deficit will be equal to total expenditure minus ब्रैकेट में revenue receipts plus non debt capital receipts. What I have written is fiscal deficit is equal to total expenditure minus revenue receipts plus non-debt capital receipt. डन. मॉड्यूल में भी फॉर्मूले दिए हुए, लेकिन ये सिंपल समझने के लिए याद रखिए. ओके. डन.
तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड रिकवरी फ्रॉम लोन्स, गवर्नमेंट सेल प्रोसीड्स फ्रॉम गवर्नमेंट एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो यहां पे किस तरह से दिया है देखिए, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हमने यहां पे ये टोटल लिखा है, क्योंकि टोटल रिसीट्स क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट्स। इसमें इफ यू रिमेंबर टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, डेट कैपिटल रिसीट्स में नॉन डेट एंड डेट, तो डेट छोड़ करके लेना था हमें, बराबर। तो फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो कैपिटल रिसीट याद है, कल हमने दो पार्ट किए थे, कैपिटल में नॉन डेट एंड डेट किया था, तो बोरोइंग यानी कि डेट रिसीट छोड़ करके कंसीडर करना था, तो ये लिखा है हमने। तो फिस्कल डेफिसिट कैन बी आल्सो कैलकुलेट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में से ये लेस करूं एंड कैपिटल में से ये लेस करूं, ओके। और फिस्कल डेफिसिट जो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो ये एक एक करके फॉर्मूला दिया हुआ है, एक और फॉर्मूला इसमें हमने ऐड किया हुआ है। ऑल दिस थिंग्स आर वन एंड द सेम थिंग, ओके। फिस्कल डेफिसिट विल बी फाइनेंस्ड बाय बोरोइंग, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो बोरोइंग से फाइनेंस किया जाएगा। Therefore, fiscal deficit points of total borrowing requirement of government from all sources, and in case of revenue deficit occupies substantial share of fiscal deficit. It is indication that large part of borrowing is used for consumption purpose rather than investment. तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो डेफिसिट हो रहा है उसमें से रेवेन्यू डेफिसिट कम से कम होना चाहिए। कैपिटल डेफिसिट अगर हो तो ठीक है, मतलब क्या, से revenue deficit means what, say government ने revenue expenditure and revenue receipt, revenue expenditure से 500 and revenue receipt is 100, तो total revenue deficit कितना हुआ, 400, ठीक है। and capital receipt, गवर्नमेंट का नॉन डेट रिसीट जो है से ये 200 है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट क्रिएट हो रहा है, राइट। से फॉर एग्जांपल ये 100 है, और उल्टा कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 एंड कैपिटल रेवेन्यू 100। तो यहां पे कैपिटल डेफिसिट कितना होगा, 100, तो टोटल फिस्कल डेफिसिट कितना हो रहा है, 500, बराबर ना। अब 500 में से 400 रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब 500 रुपए फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट को ये पैसे क्या करना होगा, बोरो करना होगा, बराबर। अब गवर्नमेंट ने जो पैसा बोरो किया है ये आइडियली कहां पे यूज होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यूज होना चाहिए, सो दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर यूज हो रहा है तो फ्यूचर में उससे इनकम जनरेट होगा, ओके। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने जो 500 करोड़ बोरो किया है उसमें से जो रेवेन्यू खर्चे वो सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट इनकर कर रहा है। दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि रेवेन्यू खर्चे करने से फ्यूचर में गवर्नमेंट का इनकम नहीं बढ़ेगा। आप ही सिंपल लॉजिक समझो, आप सपोज इनकम कमा रहे हो, ओके, आपने टोटल से 50 लाख रुपए का लोन लिया है। अब ये लोन उस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए नॉर्मली एसेट क्रिएट करने के लिए, जिससे फ्यूचर में आपको इनकम जनरेट हो, राइट। सपोज आपने 50 लाख का लोन तो लिया है, लेकिन इससे व्हीकल परचेस कर रहे हो जो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, वो कोई एसेट जनरेट करने के लिए यूज नहीं होगा। घर में टेलीविजन परचेस किया है, एसी परचेस किया है, अब ये सारे जो कंज्यूमेबल गुड्स है ये डेप्रिसिएटेड गुड्स है, डेप्रिसिएबल गुड्स है, इससे कोई इनकम जनरेट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आप 50 लाख लोन लेकर के इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो वो जिसमें इन्वेस्ट किया है ये नॉन इनकम जनरेटिंग है। तो दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी आप लोन ले रहे हो तो आपको यह सोचना होगा, अगर मैं 50 लाख पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 5 लाख, तो मुझे एसेट में इस मैनर में इन्वेस्ट करना है कि वहां से इनकम मुझे 5 लाख से ज्यादा मिले, राइट। अगर मैं लोन लेकर के 5 लाख इंटरेस्ट पे कर रहा है, यहां पे कोई इनकम ही जनरेट नहीं कर रहा, अल्टीमेटली दैट पर्सन विल बी गोइंग इनटू बैंकरप्सी, ओके। मतलब उसका फाइनेंशियल जो डिसीजन है बहुत गलत है। सेम अप्लाइज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो लोन लिया हुआ है मेजर किस में यूज होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यूज होना चाहिए।
अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है तो डे टू डे सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रहा है, तो फ्यूचर में इनकम जनरेट नहीं होगा, इनफैक्ट इट विल बी अ ट्रैप। जितना बोरो किया उतना हमने रेवेन्यू के लिए खर्च किया, ओके। अब फ्यूचर में अगेन इनकम कम होगा तो और ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होगा, तो और बोरो करना होगा, तो ये गवर्नमेंट एक ट्रैप में अटक जाएगा, ओके। बट ऑन द कॉन्ट्री गवर्नमेंट ने यहां पे उल्टा किया रहता, सिर्फ रेवेन्यू के लिए सिर्फ 100 एंड ये 400 कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इससे फ्यूचर में इनकम जनरेट होता एंड ये इनकम यूज कर सकते थे रेवेन्यू डेफिसिट के लिए। आर यू ऑल गेटिंग? सो देयरफॉर यहां पे क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू डेफिसिट occupies substantial share in fiscal deficit. It is indication that large part of borrowing is used for consumption purpose rather than investment. तो ये हाईलाइट करो, ये रिस्की सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए। तो सोचो गवर्नमेंट को ये सारे बहुत छोटे छोटे चीजें ध्यान में रखना होता है कि जितना बोरो किया है वैसे डायरेक्टली रेवेन्यू पर्पस के लिए खर्च नहीं कर सकते, दे हैव टू सी कि डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए एसेट क्रिएशन एक्टिविटी में खर्च भी होना चाहिए, ओके। देन प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, मतलब ऑलरेडी जो बोरो कर रहे हैं, ठीक है, बोरो में से जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो अगर मैं लेस करूंगा तो क्या बचा, प्रिंसिपल रीपेमेंट बचा, तो दैट विल बी अ प्राइमरी डेफिसिट, ओके। रीड कीजिए, प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। तो ये जो अब डेफिसिट बचा ये प्रिंसिपल डेफिसिट होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था उन्होंने इसमें से पे करा है, ओके। इन अदर वर्ड्स फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये जस्ट प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करेगा, ये पूरा ये हाईलाइट करो एंड ये भी पूरा लिखो, हाईलाइट करो। It tells how much government borrowings are going towards meeting expenses other than interest payment. तो इंटरेस्ट छोड़ करके बाकी के एक्सपेंडिचर, सपोज अपने एग्जांपल में फिस्कल डेफिसिट कितना था यहाँ पे 500, राइट। अब इसमें एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट भी कवर्ड होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो इंटरेस्ट सपोज है 50, तो जो ऑलरेडी डेफिसिट था 500 उसमें से अगर मैं 50 लेस करूं तो 450 डेफिसिट जो है वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ओवरऑल एक्सपेंडिचर के लिए अब खर्च होने वाला, ओके, इंटरेस्ट को छोड़ करके। ये डेफिसिट मतलब क्या, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर में से मैं इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर रहा हूं, ओके। सो दैट विल बी फॉर डे टू डे कंजम्पशन एज वेल एज कैपिटल क्रिएशन। So primary deficit thus gives estimate of borrowings on account of current expenditure exceeding current revenues. So the goal of measuring primary deficit is to focus on present fiscal imbalances. So net interest liabilities मतलब क्या, interest payment minus interest liabilities, sorry interest income. Net करना मतलब क्या, गवर्नमेंट सपोज इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है 600 एंड गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट करा है उसमें से इंटरेस्ट 200 रुपए रिकवर भी कर रहा है, तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट कितना होगा, 400 रुपए का नेट इंटरेस्ट पेमेंट होगा, बराबर। तो ये जो पैराग्राफ पूरा मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ये एटलीस्ट हाईलाइट करो, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर। अब फाइनेंस बिल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इट इज सिंपली अ प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट डिटेलिंग द इम्पोजिशन, अबॉलिशन एंड any tax proposal. तो फाइनेंस बिल में सिंपली यू कैन राइट changes in tax, changes in taxes। ये आउटकम बजट 2 मिनट के लिए पेंडिंग रखे, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोनाउंस कर सकता है एज अ गिलोटिन, राइट, याद है व्हाट डू मीन बाय दिस। गवर्नमेंट क्या करता है, एक स्पेसिफिक डेज रखता है डिमांड फॉर ग्रांट्स के डिस्कशन के लिए, राइट। हर एक मिनिस्ट्री डिमांड करेगा जो ग्रांट्स के लिए, उसको जस्टिफाई करना होगा, ओके, तो डिस्कस करना होगा। सपोज गवर्नमेंट ने 5 दिन रखे थे एंड 4 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब लास्ट दिन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सारे डिस्कशन को सस्पेंड करेगा, डायरेक्टली वोट के लिए रखेगा डिमांड फॉर ग्रांट्स, ओके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गिलोटिन, ओके। रीड कीजिए,
ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कट मोशन भी हमने रीड करा था। अगर पार्लियामेंट में से एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने एक पर्टिकुलर डिमांड किया था ग्रांट्स की एंड उसमें से रिड्यूस किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज कट मोशन। मींस ये सेपरेटली प्रेजेंट किया जाएगा। सपोज एक डिपार्टमेंट ने 1 लाख करोड़ मांगे थे एंड उसमें से सिर्फ 60,000 अलाउ होने वाला है, सो रिड्यूस कर रहा है, डायरेक्टली सस्पेंड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज कट मोशन। ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये गवर्नमेंट की तिजोरी होती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा जाएगा। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो कॉन्टिजेंसी अगर कोई क्रिएट हो रही है तो उसके लिए अलग सा गवर्नमेंट फंड रखता है, नेचुरल कैलामिटी के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, पब्लिक अकाउंट, this will read under the provisions of article 266 constitution of India, public account is used in relation to fund flow where government is acting like a banker. Examples include provident fund, small savings. तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एनएससी सुना रहेगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मैं क्या कर सकता हूँ, एनएससी में इन्वेस्ट करूँ अगर सपोज 10,000, तो ये मेरा पैसा कहाँ पे जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो गवर्नमेंट मेरा पैसा होल्ड करके रख रही है एंड वो किसी दूसरे पर्पस के लिए एज अ लोन यूज कर सकती है। तो गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक अ बैंकर, ये पब्लिक अकाउंट है। प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, सपोज आप एम्प्लॉय हो, प्रोविडेंट फंड के पैसे आपने रखे हुए, ये पैसा किसको जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो गवर्नमेंट एज अ अकाउंट यूज कर रहा है वो, तो उसमें जो पैसा जमा है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए यूज कर सकता है, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक अकाउंट। सो ये प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स के लिए एग्जांपल लिख सकते हो एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। And this money does not belong to government but is to be returned to depositors. The expenditure from this fund need to be approved by parliament. तो ऑब्वियसली ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं होता, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एज अ लोन यूज करेगा, लेकिन इसमें से खर्च करना है तो पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना होता है, क्योंकि दूसरे का पैसा है। प्रोविडेंट फंड मतलब लोगों का पैसा होता है, एनएससी लोगों का पैसा होता है, तो वो पैसा यूज करना है तो पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना होगा। नहीं तो लोगों का पैसा गवर्नमेंट ने कहीं तो गलत जगह इन्वेस्ट किया, पैसे लॉस में गए, तो अल्टीमेटली लोगों का पैसा वो बेयर करेंगे, राइट। तो देयरफॉर इट हैज टू बी अप्रूव्ड इन पार्लियामेंट। ओके, तो एक पैराग्राफ जो हमने पेंडिंग रखा था, 1-2 पैराग्राफ, दैट विल बी कंटिन्यूइंग टू डिस्कस टुमारो। ओके, सो टुमारो विल बी कंप्लीटिंग विद दिस चैप्टर एंड आल्सो विल बी डिस्कसिंग विद दिस क्वेश्चंस। नाउ दिस चैप्टर वाज समथिंग न्यू। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है फिस्कल पॉलिसी, ये बहुत जगह हमने डिस्कस करा हुआ है। ओके, एक्सपांशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, बस उसके ऊपर है वो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी रिलेट विद ऑल द पार्ट्स। ओके, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे वहां पे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करा हुआ है। ओके, चलो विल कंक्लूड फॉर नाउ।